हेलो फ्रेंड्स, आर के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट नहीं देखा हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट इस वीडियो के एंड में यहाँ पे शो होगी, आप वहाँ से भी वॉच कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? 4 भाइयों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर उनके पिता को भी शामिल किया जाता है तो औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पिता की आयु वर्षों में क्या होगी? तो 4 भाइयों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। औसत का मतलब प्रत्येक की आयु। तो 4 में से प्रत्येक की आयु 15 है, तो चारों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 चौके 60। यानी कि 4 भाइयों की कुल आयु 15 गुणे 4 बराबर 60 हो गया। अब जब पिता को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु कितनी हो जाती है? 5 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब पहले 15 थी, अब कितनी हो जाएगी? 15 और 5 20 हो जाएगी। तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु, 4 पहले से थे और एक पिता आ गया, मतलब 5 व्यक्ति हो गए। 5 व्यक्तियों की कुल आयु बराबर 20 गुणे 5। अब यहाँ 20 इसलिए हो गया क्योंकि 15 से बढ़ के कितना हो गया? 20 हो गया। 5 बढ़ जाता है औसत। तो कुल आयु 5 व्यक्तियों की कितनी हो गई? 100 हो गई। अब 4 भाइयों की कुल आयु थी 60 और 5 लोग की कुल आयु है 100, जिसमें से पिता के बढ़ने पे कुल आयु कितनी हो गई? 100 हो गई। तो 60 को हम घटा देंगे तो पिता की आयु निकल जाएगी। तो इसमें से हम क्या करेंगे? 60 माइनस कर देंगे, तो 40 आएगा। ये क्या आएगा? पिता की आयु आ जाएगी। तो पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, अगर ट्रिक से आप समझना चाहें। ट्रिक क्या है? 15 औसत पहले से था, ये तो रहेगा ही, प्लस औसत 5 बढ़ जाता है। तो जब 5 बढ़ेगा तो सभी में 5 बढ़ेगा, औसत का मतलब प्रत्येक में। तो टोटल व्यक्ति अब कितने हो गए? 5 हो गए और सभी में 5 बढ़ जाता है। तो 5 पचे 25 बराबर 40। इस तरह से आप एक लाइन में भी आंसर ला सकते हैं। मतलब जो एक्स्ट्रा व्यक्ति आया उसके कारण 15 से बढ़ के कितना हो गया? 5 एक्स्ट्रा बढ़ गया। तो टोटल वृद्धि कितनी हो गई? 5 पचे 25 की हो गई। तो यहाँ पे आपका 40 जो आएगा, ये जो नया व्यक्ति आया उसकी आयु आ जाएगी। तो ये आपकी ट्रिक है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है ए का भार बी के भार से 20% अधिक है, जिसका भार सी के भार से 30% अधिक है। ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। अब यहाँ पे जिसका समझना है किसके लिए आया है। तो हमने आपको ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था कि जो कि जिसके नज़दीक वाली राशि के लिए लगता है। तो यहाँ यह बी के लिए प्रयोग हो रहा है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे ए, बी और सी, ये 3 व्यक्ति हैं। अब इसमें से कह रहा है बी का भार सी के भार से 30% अधिक है। तो अगर हम सी का भार 100 मान लेते हैं तो इससे 30% अधिक बी का भार हो गया 130। अब कह रहा है कि ए का भार बी के भार से 20% अधिक है। मतलब बी का भार 130 है तो ए का भार इससे 20% अधिक होगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26, यानी कि 156। ये हो गया ए का भार, ये बी का भार और ये सी का भार, तीनों का भार निकल गया। अब जो पूछ रहा है वो हम निकाल देंगे। तो ए का भार सी के भार से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक पूछ रहा है। तो सी से अधिक है तो यहाँ पे इसको घटाएंगे, जब अंतर लेंगे तो 56 अंतर आएगा। तो 56 आपका ऊपर हो जाएगा। और हर में क्या रहेगा? जिसके साथ का अथवा से लगा होता है वो आपका हर में होता है। तो सी के भार से, तो सी के साथ का अथवा से लगा हुआ है तो सी आपका हर में हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है तो हम क्या करते हैं? 100 से गुणा कर देते हैं। तो 100 से गुणा करेंगे, 100 कट जाएगा। टोटल जो आंसर आ गया हमारा कितना आ गया? 56%। यही हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ पे आपका कौन सा? दूसरा ऑप्शन सही हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 6√2/5√3 ब्रैकेट में √2 प्लस में √18, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले जो हर में रूट है इसको हटाते हैं। मतलब ऊपर नीचे √3 से गुणा होगा। तो √3 से जब नीचे गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 3 और यहाँ पर हो जाएगा 6√2 3 या 6, यानी कि 6। एक बार यहाँ पर कर देते हैं 6 √2 पहले से था और √3 हमने गुणा किया। और यहाँ पे हो गया 5 √3 × √3। √3 से हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है? ब्रैकेट में √2 प्लस में √18, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी 6, मतलब 6√6 ब्रैकेट में √2 प्लस में √18, ये हो गया। और यहाँ पर हो गया 5 × 3 = 15, दोनों रूट का मतलब 1 3 आ जाएगा।
अब इसको और सॉल्व करते हैं, इससे अंदर गुणा करेंगे तो 6 यहाँ पे हो जाएगा और 6 दूनी 12, रूट में 12 हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस में 6 रूट 6 इंटू 18 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 3 मतलब 6 त्रिक 18। अब बटे 15, 12 को भी हम क्या लिख सकते हैं 4 तियाँ 12, इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 4 गुणे 3 12 हो गया। अब ये 4 इसका रूट क्या होता है 2 होता है और इन दोनों 6 का क्या हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, तो 6 दूनी 12 और यहाँ पे बचा रूट 3 प्लस में यहाँ पर बचा 6 बाहर आ जाएगा तो यहाँ 36 हो गया और रूट 3 अपान कितना है 15 है पूरे के। अब देखिए यहाँ से रूट 3 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो रूट 3 को हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा 12 और 36, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 बटे 15। इसको और सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 और यहाँ देखिए सभी के हर में 5 है तो हम क्या करेंगे 3 से काट देंगे तो 3 पचे 15 और 3 एक कम 3 3 छक 18, यानी कि पहले हम 16 को लिख लेते हैं 16 रूट 3 अपान 5, 16 रूट 3 अपान 5, यही हमारा आंसर हो गया 16 रूट 3 अपान 5, पहला आंसर हमारा सही हो गया। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 22 सही 1/2 प्रतिशत को भिन्न के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत को हटाना है भिन्न के रूप में लिखना है, तो प्रतिशत हटाना होता है तो हम क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं और प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो 22 मतलब 22 दूनी 44 एक 45 बटा 2 इंटू 100, हमने 100 से भाग दे दिया। अब यहाँ देखिए 5 9 45 और 5 दूनी 10 20 हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 9 बटा 20 दूनी 40, 9 बटा 40 आपका आंसर हो गया चौथा ऑप्शन, यानी कि डी वाला ऑप्शन 9 बटा 40 यही आपका राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जो पांचवा प्रश्न दिया गया है इसको अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर यह फार्मूला लग रहा है a क्यूब प्लस में b क्यूब, यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा a क्यूब प्लस में b क्यूब का, a क्यूब प्लस में b क्यूब का, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, इसको अगर हम a मानते हैं इसको b मानते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस में b स्क्वायर, सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो जो ऊपर यहाँ पे आएगा यह ब्रैकेट और नीचे वाला a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस a इंटू बी, ये दोनों पूरा कट जाएगा। अब यहाँ पे केवल हमको दशमलव देखना है कि कितना दशमलव यहाँ पे एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए 2 2 4 तो 6 अंक पे दशमलव है, इसमें भी 6 अंक पे, तो यहाँ हम दशमलव को कॉमन लेते हैं, मतलब 1 बटा 1 2 3 4 5 6, इसको जब हम कॉमन ले लेंगे और नीचे देखिए 2 2 4 अंक पे दशमलव है, यहाँ भी 4 अंक पे, इसमें भी 4 अंक पे, मतलब इसको भी हम कॉमन लेते हैं 1 2 3 4, ये कॉमन हो गया। अब आपका यहाँ पे दशमलव हट गया सभी से, यहाँ पे नॉर्मली लिखा हुआ 87, यहाँ पे 13, यहाँ पर भी 87 और 13, तो अब यही फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, मतलब ये पूरा कट जाएगा। यहाँ पर a प्लस में b बचेगा, a प्लस में b का मतलब क्या होता है ऊपर बचेगा, a है आपका 87 और b है आपका 13, तो इसी को आप ऐड कर लीजिए 87 प्लस में 13, यहाँ पर 4 शून्य और ये 4 शून्य कट गया, यहाँ पर बचा 1/100, टोटल मिला के 1/100 और यहाँ पर बचा 87 प्लस में 13 इज इक्वल टू क्या हो गया 100, 100 से 100 कट गया बराबर 1, यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन चौथा हमारा सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है। अनिल की माँ गौरी है, कामिनी गौरी की माँ है, कामिनी का पति गौरव है, पूनम गौरव की सास है, स्वाति का गौरव से क्या संबंध है हमें बताना है। तो सबसे पहले लिखते हैं स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की बेटी है, तो अनिल है, अनिल की इकलौती बहन है कौन है अक्षरा है, अनिल की इकलौती बहन कौन है अक्षरा है, और इनकी जो बेटी है वो क्या है स्वाति है, स्वाति हो गई। अब कह रहा है कि अनिल की माँ गौरी है, अनिल की माँ क्या है गौरी है, ये अनिल की माँ हो गई, मतलब अक्षरा इनकी बहू हो गई। अब कामिनी गौरी की माँ है, मतलब इनकी भी माँ कौन है कामिनी है, कामिनी कौन है गौरी की माँ है।
और कामनी का पति कौन है? गौरव। गौरव जो हैं ये कामनी के पति हैं। पूनम गौरव की सास है। अब गौरव की सास मतलब कि इनके पत्नी की माँ कौन है? पूनम। यहाँ पे आपका पूनम हो गया। पूनम जो है वो गौरव की सास है, तो इनके पत्नी की जो माँ होगी तब इनकी सास होगी। तो यहाँ पे आपका हो गया कि जो पूनम है ये कामनी की माँ है और कामनी गौरी की माँ है और गौरी अनिल की माँ है। अब पूछ क्या रहा है? स्वाति का गौरव से क्या संबंध है? स्वाति का गौरव से मतलब कि गौरव से बताना है कि गौरव से स्वाति का क्या संबंध है, ये हमको बताना है। गौरव से स्वाति का क्या संबंध है? तो अब ये देखिए, गौरव और कामनी ये दोनों पति पत्नी हैं, मतलब कि गौरी इनकी बेटी हुई और बेटी का बेटा और बेटी, बेटी का बेटा और बेटी क्या कहते हैं? पोती या पोता होते हैं। तो परपोती या परपोता यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, चूँकि इनकी पोती या पोता की बेटी है। यहाँ पोती की बेटी है तो क्या हो गई? परपोती हो गई, यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन सही हो गया। कामनी और गौरव ये दोनों पति पत्नी हैं और पति पत्नी इनकी गौरी बेटी है और बेटी की बेटी कौन है? अक्षरा है। तो बेटी की बेटी क्या हो गई? पोती हो गई और पोती की फिर बेटी ये क्या हो गई? परपोती हो गई। तो आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। 29 जून 2010 को कौन सा दिन था? तो 29 जून 2010 पहले हम 29 जून ये 2010 में हो गया और 2009 यहाँ पर हो गया। अब 29 जून तक का हम देखते हैं कितने ऑड डे होंगे। तो जनवरी में आपका 3 हो जाएगा। अब 2010 आपका लीप ईयर नहीं है, मतलब 28 दिन की फरवरी होगी, तो 7 चौक 28 वहाँ 0 ऑड डे हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च में 3 हो जाएगा, अप्रैल में 2 हो जाएगा और मई में 3 हो जाएगा और जून में 29 जून है, यानी कि 7 चौक 28 एक ऑड डे आपका यहाँ पर बचा। ये आपका इधर का आपका ऑड डे निकल गया। अब इसको काट सकते हैं, 3 3 6 1 7 यहाँ पर बचा, 3 2 5 5 ऑड डे इधर बचा। अब इधर देखते हैं 2009 को हम 2000 प्लस में 9, तो 2000 चूँकि 400 से डिवाइड हो जा रहा है तो यह 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 9 वर्ष में एक प्रतिवर्ष एक ऑड डे प्रतिवर्ष होंगे और जो लीप ईयर होंगे उसमें 2 ऑड डे होंगे। तो 9 में हम 4 से अगर भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जाता है तो 2 लीप ईयर इसके बीच में मिलेंगे। तो 2 ऑड डे हम यहाँ पे और ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 और 11 में जब हम 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ गया? 4। तो 4 ऑड डे यहाँ पर हो गया। 4 और 5 कुल मिला के 9 ऑड डे हो गए। अब 9 में जब हम 7 से भाग देंगे तो शेष कितना आएगा? 2 आएगा। 2 ऑड डे, 2 ऑड डे हमारा कुल मिला के आ गया, जिसमें हम जानते हैं 0 जो होता है वो होता है संडे, 1 मंडे और दूसरा ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, मंगलवार। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी डिटेल वीडियो जो इसकी जो हमने कैलेंडर वाली वीडियो पढ़ाई हुई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में कैलेंडर का पूरा एक चैप्टर बनाया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए 8वां प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में डबल को FRYGRL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में METHYL को क्या लिखा जाएगा? तो हम सबसे पहले इसका कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ D का हो गया 4, D का 4 हो गया, O का 15, U का 21, B का 2, L का 12 और E का 5 हो गया। यहाँ पर आते हैं F का 6 होता है, R का 18 होता है, यहाँ Y का 25 होता है और G का आपका 7 होता है, ये 18 होता है और ये 12 होता है। अब 4 से 6 हो गया मतलब +2 हो गया, फिर आपका 15 से 18 हो गया +3 हो गया, 21 से 25 हो गया +4 हो गया। इस तरह से बढ़ता जा रहा है। लास्ट देख ले, 5 से कितना हो गया? 12 हो गया, 7 5 12 मतलब कि +7 हो गया। यह 2 से स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बढ़ता जा रहा है। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में आपका देखिए लास्ट में LJSH कोई भी ऑप्शन सेम नहीं है, तो आप लास्ट वाला निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर FGOG 2 में G है, तो आप लास्ट वाला निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 को ऐड कीजिए लास्ट वाले में, यानी कि यल आपका यहाँ पर कितना आता है? 12, और 12 में 7 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 12 7 19,
और 19 किसका कोड होता है, एस का कोड होता है। एस किस में है आपका, तीसरे वाले ऑप्शन में, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। आपको पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करके देख सकते हैं अगर आपको सीखना है तो। लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन टिक करके, यानी कि जब आप पेपर दे रहे हैं तो आपको वहाँ सीखना नहीं, आपको कम से कम समय में सॉल्व करना है। तो आप जल्दी से टिक करके और आगे नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ जाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित शब्द का चयन करें। मतलब कनाडा और यहाँ पे लिखा हुआ ओटावा, तो क्यूबा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसमें से हमको देखना है। तो कनाडा की राजधानी होती है ओटावा, तो क्यूबा की राजधानी क्या होती है, हवाना। ये आपको पता होना चाहिए राजधानी के बारे में, तो आप इसको टिक कर ले जाएंगे। आइए 10वां प्रश्न देखते हैं। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 किसी न किसी तरह समान है और 1 असमान है। असमान शब्द का चयन करें। तो पहला ऑप्शन है निश्चित, दूसरा है अस्पष्टार्थ, तीसरा है उभयभावी और चौथा है संशयग्रस्त। तो यहाँ पे अस्पष्टार्थ और उभयभावी और संशयग्रस्त, ये तीनों क्या करते हैं, अनिश्चितता को दर्शा रहे हैं। और यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है निश्चित, यही आपका सबसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही हो जाएगा। 10वें का आंसर हो गया पहला। तो दोस्तों आज की वीडियो हमने 10 प्रश्नों को डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो हम इसमें और भी अच्छे अच्छे प्रश्नों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।